हेलो एंड नमस्कार साथियों। आज एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूँ बिहार दरोगा के प्रीलिम्स के सेट नंबर 9 के साथ। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 9 है और ये एजिटेरिया का सेट है। बिहार दरोगा के संबंध में इसके पहले 8 सेटों को हमने हल किया है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। कुल मार्क्स 200 मार्क्स का परीक्षा होगी और 2 घंटे के हो गए। यह सेट जो है बिहार दरोगा के लिए है, लेकिन बिहार सिपाही के लिए या कांस्टेबल पद के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका सही उत्तर होगा धौलीवीरा। धौलीवीरा जो हड़प्पा काल का शहर था वो 3 भागों में विभाजित था। आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री सही है। जूनागढ़ अभिलेख बहुत बार आया है अलग अलग परीक्षाओं में। रुद्रदमन, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, तो ये तीनों ही सही सुमेलित है, अर्थात इसका उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र और तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ ये मोगलालीपुत तीस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। चौथा प्रश्न हमारा है, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कथन क्या क्या दिया हुआ है। इनका जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोनिया में हुआ। तो 1, 2 और 3 यहाँ तीनों ही सही है। इसका मतलब कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये सही है। और 326 में पहला आक्रमण भारत पर इन्होंने किया था, यहीं से शुरुआत की थी भारत विजय के लिए। और तीसरा दिया है कि इनकी मृत्यु बेबीलोनिया में 323 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र और पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार जो भारत पर आक्रमण करने वाला था वो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में सबसे पहले इसने भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? दिल्ली सल्तनत में कौन सा इतिहास का लेखक नहीं था? तो अमीर खुसरो ने तो कई सारी किताबों को लिखा है। मिनहाउसुल सिराज भी लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी तो प्रमुख इतिहासकार थे ही। यहाँ अब्बास खां सरवानी जो थे ये इतिहासकार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? 7वां प्रश्न। तो यह इसके पहले भी कई सारे प्रश्न, इसको कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो दिल्ली में जो पुराने किला के भवनों का निर्माण किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। आगे बढ़ते हैं और
10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये तो आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप सभी को मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है हमारा? बंग भंग आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस तिथि को आरंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 12वें क्रम में भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्न घटनाओं को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो हमारा घटनाक्रम है: द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन पैक्ट या समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से लेकर 31 मार्च 1931 को हुआ। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ और गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तो इसका सही नीचे से होगा। सबसे पहले हुआ गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को, उसके बाद भगत सिंह को फांसी लगी, उसके बाद फिर कराची अधिवेशन 4-3-2-1, उसके बाद ये हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 4-3-2-1 याद रखेंगे। और इस तिथि को भी हम याद रखेंगे, इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला सदस्य भी थी जिनका नाम बेगम एजाज रसूल था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय अथवा बेगार मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? तो 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है और महाभियोग के प्रस्ताव संसद में ये सही है। संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग जिस सदन में लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्य हस्ताक्षर सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। बाकी सारे सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की न्यूनतम सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है हमारा। निम्नलिखित में से राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा के सीटों की संख्या समान है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो दोनों बराबर है। बिहार में कितना है? 16 है और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। दोनों जगह 16-16 सीट है, याद रखेंगे इसे। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? सबसे अधिक दिनों तक किसने लोकसभा के अध्यक्षता का पद ग्रहण किया, लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर सुशोभित रहे? तो बलराम जाखड़ सबसे अधिक समय तक के लिए लोकसभा में के अध्यक्ष पद पर रहे। वे 1980 से लेकर 89 तक लगातार 22 जनवरी 1980 से लेकर के और 16 दिसंबर 1989 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है? तो
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों ही पंचायती राज का अंग है। और त्रिस्तरीय जो समिति होता है उसके सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद होता है। नगर परिषद इसका स्तर नहीं है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 20वां प्रश्न हमारा है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसके पहले भी इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 76वां अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का वह अधिकारी होता है जो संसद सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आसान प्रश्न है ये, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न हमारा है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी इसका हो जाएगा उत्तर। 41वें संविधान संशोधन के द्वारा आयु सीमा को बढ़ाकर के 60 से 62 किया गया। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आसान सा प्रश्न है, ये तबला से है और इनके पिता भी बहुत उच्च कोटि के तबला वादक थे। जाकिर हुसैन के अल्लाह रखा, और ये भी काफ़ी नामचीन और प्रसिद्ध तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं और 24वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? तो ये पिछले शीट में भी हम लोगों ने चर्चा की थी, नई दिल्ली में हुआ। आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है, ये कोच्चि है, केरल के शहर कोच्चि भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो नहीं पाए गए हैं यहाँ ये देखना है। तो गंगा का जो डेल्टा मैदान है यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाए गए हैं। निम्नलिखित कह रहा है, इसका मतलब कि इन सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तुलना किया गया है। तो इन तीनों क्षेत्रों में गंगा का डेल्टा ऐसा मैदान है जहाँ पे नहीं पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो 27वां का उत्तर हो जाएगा सीवेज जो है वो अपघटनीय प्रदूषक है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो शमांग हो जाएगा, ये द्वितीय प्रदूषक है। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मिलान स्थल पर निर्भर स्थित है? मतलब कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के मिलने पर जो है और वो बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के मिलान स्तर पर स्थित है। 30वें प्रश्न, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? यह बहुत बार आया हुआ है और इसका सही उत्तर 1973 है। कहीं कहीं 72 भी दे लेता है, लेकिन इसका सही उत्तर 1973 होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 32वां प्रश्न,
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो वंशिका परमार ने जीता था मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब। 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं, तो इसमें से सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न हमारा है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्पल्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 35वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल में किया गया था। 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 38वां प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर निम्न में से क्या है? तो 38वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सावज, जो है 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर हुआ था। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित देखिए, असम गुलाबचंद कटारिया, झारखंड सीपी राधाकृष्णन, मेघालय फागू चौहान और हिमाचल प्रदेश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हिमाचल प्रदेश का ये गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं अभी वो हैं शिव प्रताप शुक्ल को बनाया गया है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को कहाँ का बनाया गया है? सिक्किम का बनाया गया है। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो स्माइल योजना की शुरुआत किया गया है ट्रांसजेंडरों तथा भिखारियों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित अंबेडकर ए लाइफ, हाल ही में प्रकाशित अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कांग्रेस के तेज तर्रार नेता शशि थरूर हैं। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, तो सीडीएस अभी कौन है? तो अनिल चौहान को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और 43वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेव वन इंडिया वन के उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे प्रक्षेपित किया गया था LV-M3M2 से इसे प्रक्षेपित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44वां प्रश्न हमारा है कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 79,000 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित की गई थी, बजट एलोकेशन किया गया था। 45वां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी दलहन उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा इसे नाम दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उन्हें सकुशल वापस लाने के लिए। तो 46 प्रश्न हो गया। 46वें प्रश्न के बाद हम लोग अब
बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मिजोरम राज्य का हिस्सा है। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया था? तो रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो राफेल नडाल जो हैं ये क्ले कोर्ट का चैंपियन भी इन्हें कहा जाता है और ये 22 अकेले सिंगल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि इसके पहले स्टेफी ग्राफ ने भी 22 सिंगल खिताब जीती थी, लेकिन वो महिलाओं की श्रेणी में थी। पुरुष खिलाड़ियों में राफेल नडाल पहले स्थान पे हैं। 51 प्रश्न है, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो गरबा नृत्य को शामिल किया गया। गरबा गुजरात का राज्य नृत्य है वहाँ का, हालांकि महाराष्ट्र के भी क्षेत्र में और अब पूरे भारत में इसकी पहचान बन चुकी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाले नृत्य गरबा नृत्य को। और 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रीनगर में श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किनके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया था। 53वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 53वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। तो 11वां सदस्य कौन सा बना है? तो तोमर तिलसे बना है। तोमर लित्से 11वां सदस्य बना है आसियान का। 54वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 54वां प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा है? मतलब कि बिल्कुल जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला क्षेत्र बनाने के लिए एक लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो 2041 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि मथुरा शहर को पूरी तरह से कार्बन मुक्त कर दिया जाए। हाल ही में FICCI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पांडा जी को बनाया गया है, शुभ्रकांत पांडा इनके अध्यक्ष बनाया गया है। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 47वां प्रश्न, हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, ये का संबंध किस क्षेत्र से था? तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। 58वां प्रश्न, किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड को अग्नि द्वीप के रूप में भी माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार जलप्रपात किस राज्य में है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये कि बिहार जलप्रपात बिहार में होना चाहिए, लेकिन बिहार जलप्रपात राजस्थान में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। किस तरह की मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है? आयरन और सिलिका, तो आयरन और सिलिका सबसे अधिक लाल मिट्टी में पाया जाता है। 61वां प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 61वां प्रश्न, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 में हुआ था। 62वां प्रश्न, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नागपुर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की तरफ। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? बिहार में कौन सा ऐसा जिला जो कि मक्का उत्पादन में सबसे आगे है? तो कटिहार जिला मक्का उत्पादन में सबसे 1 नंबर पे है बिहार में। 64वां प्रश्न, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार
रेल का परिचालन शुरू हुआ 1998 में हुआ था। कोंकण रेल की शुरुआत ई श्रीधरन ने के निर्देशन में हुआ था और बाद में फिर उन्होंने दिल्ली मेट्रो की भी कमान संभाली थी। 65वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 65वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है? ये थोड़ी सी ब्लड हो गया है, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं। कौन सी? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। दूसरा दिया है प्रेशर पास्कल। तीसरा दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। और लास्ट दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो हर्ट्ज होता है एसजेड, प्रेशर के लिए पास्कल होता है, ये भी सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए टेस्ला नहीं होता है, ये गलत है। तो इसके लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया है? तो पेंडुलम का झूलना, पटाखे का विस्फोट, टॉर्च का ऑन होना, टॉर्च का ऑफ करना। तो पेंडुलम का झूलना जो है वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला गया है। आगे चलते हैं, 68 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मतलब कि बल वह भौतिक कारण है या भौतिक इकाई है जो किसी वस्तु को उसके स्थान में परिवर्तन करती है या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करती है, प्रयास करती है। तो आगे बढ़ते हैं और 69 प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? 69 प्रश्न। और इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखिए। बल वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो चंद्रमा के चारों ओर, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी के क्वथनांक बिंदु क्या है? तो पानी के क्वथनांक बिंदु का मतलब ये होता है कि वह बिंदु जिस पर कोई तरल पदार्थ उबलना शुरू कर देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं 71वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है? एक्सरे और रक्त विकिरण, रेडियो तरंग और गामा किरण। तो सबसे कम किसका होगा? गामा किरण का सबसे कम होगा। आगे बढ़ते हैं। आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण का आवर्धक होना चाहिए? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि
ये जो दर्पण होगा ये इस तरह का दर्पण होगा, मतलब कि उत्तर दर्पण होगा, और ये पीछे की तरफ बनेगा, मतलब कि आभासी होगा, सीधा होगा, और ये धनात्मक होगा। और अगर अवतल दर्पण होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं 73वें प्रश्न की तरफ। 73वां प्रश्न हमारा है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आम तौर पर दर्शाया जाता है। तो इसे किस चीज़ में हम लोग दर्शाते हैं? किलोवाट प्रति घंटा में। तो किलोवाट घंटा में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 74वां प्रश्न है टेलीफोन ग्राहम बेल, सही है। डायनमो माइकल फेराडे, ये भी सही है। चेचक की टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। सभी सुमेलित है, इसमें से डी हो जाएगा। एक के H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो हाइड्रोजन की प्रतिशत यहाँ कितना हो जाएगा? तो 11.11% हो जाएगा। H2 2 भाग है और ऑक्सीजन 1 भाग है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 76वां प्रश्न अधातुएं धनायन बनाती हैं, थोड़ा सा ब्लड है लेकिन इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। धातुएं धनायन बनाती हैं, यही गलत है। फर्स्ट ही गलत मिल गया हमको। अधातुएं विद्युत कुचालक होती है, ये तो सही है। धातुएं विद्युत ऋणायन बनाती हैं, ये भी सही है। धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका गलत है। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? 77वां प्रश्न। तो इसको संपादित किया था हिंदेकी युकावा ने, सी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। म्यूरिटिक अम्ल इनमें से अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानता है? किस अम्ल को कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। 79 प्रश्न, 79 हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा अम्ल या क्षार के बीच समानता है? अम्ल और क्षार के बीच में कौन सा समान है? तो वे परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वे कड़वे होते हैं, उनका पीएच मान 7 से कम होती है। ये तीनों नहीं होगा। अम्ल और क्षार को जल के मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 79 का उत्तर डी हो जाएगा। लेथेनाइट्स और एक्वेनाइट्स तत्व को कहा जाता है। एक्टिनाइट्स को क्या कहा जाता है इन दोनों को? तो ये आंतरिक संक्रमण तत्व इन्हें कहा जाता है। 81वां प्रश्न किस आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक की वृद्धि होने पर क्या होता है? मतलब किस ऑर्डर में उसे रखा जाता है? तो धात्विक गुणों की कमी हो जाएगा इसमें क्रमांक में वृद्धि होने का मतलब। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति होती है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। ज़्यादा सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, मतलब कि ऑप्शन डी। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? तो फलों में मीठेपन के लिए हो जाएगा फ्रैक्टोज नामक शर्करा इसके लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। 84वां प्रश्न। 84वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो है अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक इसमें से थैलीसीमिया जो रोग है वो एक अनुवांशिक बीमारी है। 85वां प्रश्न जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था कैरेलोस लीनियस के द्वारा शुरू किया गया था। 86वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? 86वां का उत्तर हो जाएगा
इकाइनोडर्मेटा को कहा जाता है। अब 87वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तन करता है? कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है? तो पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। 88 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, सही है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत है, तो यही हो जाएगा। आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसको भी आप जान सकते हैं। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े और शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है, सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं फेफड़े तक ले जाता है, ये भी सही है। 89 प्रश्न, 89 का देखा जाए क्या है? मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। 90वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केंचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। 91 प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होता है? तो बाजार में अधिक तरलता को लाना, मतलब लिक्विडिटी, बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए बैंक दर में कमी किया जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वर्क को दर्शाता है? 92 प्रश्न, तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। 93, अर्थशास्त्र या वाणिज्य शास्त्र के संदर्भ में गिल्ट एज बाजार क्या होता है? तो गिल्ट एज बाजार का मतलब होता है कि एक सुरक्षित बाजार। 93 प्रश्न, 94 प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो वाणिज्यिक बैंकों को इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? 95वां प्रश्न,